नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जैसा कल हमने कहा था कि यह खबर गलत चल रही थी कि ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है, ईरान से जो बातचीत करने आने वाले हैं लोग, वो पहले ही पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। यह खबर गलत थी। कल हमने आपको तस्नीम न्यूज से लेकर मेहर न्यूज एजेंसी, फार्स एजेंसी सबको कोट करके बताया था कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है और यह शर्त लगाए हुए है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होता है तब तक हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए। कल रात को भी कालीबाफ साहब का बयान आया और 2 लाइन का बयान था। पहली लाइन थी लेबनान के सीज फायर को लेकर कि जो शर्त तय हुई थी वो अब तक पूरी नहीं हुई है, लेबनान में अभी भी हमला हो रहा है। और दूसरी उनकी शर्त ये थी, दूसरी जो बात थी उनकी वो ये थी कि ईरान का जो फ्रोजन एसेट है, जो ईरानियन एसेट अलग अलग मुल्कों में फ्रीज करके रखा गया है, यानी है तो वो ईरान के मालिकाने का लेकिन ईरान उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस एसेट को अभी तक डीफ्रीज नहीं किया गया है। ये 2 शर्तें अगर हिंदुस्तानी टाइम हम देखें तो रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास कालीबाफ साहब ने ट्विटर पर लिखी और तब भी ये चल रहा था कि ईरान पाकिस्तान पहुंचने से पहले ये 2 शर्तें पूरी करवाना चाहता है। उसके बाद रात को 2 बजे, या यूं कहें कि आज की सुबह 2-2:30 बजे के आसपास, मैं हिंदुस्तानी टाइम से कह रहा हूं, पाकिस्तान से यह ट्वीट आता है, पाकिस्तान से यह ऑफिशियल ट्वीट आता है जिसमें वीडियो दिखाया जाता है कि ईरान के नेता पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब ये जो तकरीबन 10 घंटे का टाइम है शर्त रखने का और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान पहुंचने का, इस 10 घंटे में क्या हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साहब है खान अलीजाद, ये ईरान के हैं, प्रेस टीवी से जुड़े रहे हैं, प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और कहा जाता है कि ईरान की सरकार के बहुत करीब हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि 4 शर्तें अमेरिका ने मानी हैं, उसके बाद ही ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा है। वो 4 शर्तें कौन सी थी? पहली शर्त तो बहुत क्लियर लेबनान को लेकर थी कि लेबनान में सीज फायर हो, लेबनान में हमला पूरी तरह से बंद हो। दूसरी शर्त थी कि ईरान के जो फॉरेन एसेट हैं वो एसेट डी फ्रीज किए जाएं। तीसरी शर्त यह थी कि अभी भी जब तक सीज फायर हो नहीं जाता है, जब तक चीजें पूरी तरह से तय नहीं हो जाती हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सिर्फ और सिर्फ 15 वेसल एक दिन में निकलेंगे, 15 से ज्यादा जहाजें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं जाएंगी। और चौथी शर्त यह थी कि इस बीच में अमेरिका रीडिप्लॉयमेंट नहीं करेगा, यानी और आर्मी मिडिल ईस्ट में नहीं लगाएगा। अब हम नहीं जानते हैं कि ये 4 शर्तें वाकई अमेरिका ने मानी हैं या फिर ये सारा कुछ ईरानी जनता को बताने के लिए किया जा रहा है, ईरानी जनता से ये कहने के लिए किया जा रहा है कि हम वहां समझौता करने जा रहे हैं, उसके पहले हमने ये 4 शर्तें मनवा ली हैं ताकि ईरान में ये सवाल ना उठे कि आप झुक गए। झुकने का तो मामला ही नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कई बार इस तरह से चीजों को दिखाता है, जिसको क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि खान अलीजाद से यह ट्वीट करवाया गया कि ये जो 4 शर्तें हैं, ये 4 शर्तें अमेरिका ने मान ली हैं। अगर अभी की बात देखें तो कालीबाफ साहब का जो बयान आया था उसके बाद से लेके अब तक लेबनान पर कोई हमला नहीं हुआ है। जब मैं ये बात कर रहा हूं, आज 11 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास मैं ये बात कर रहा हूं और अभी तक लेबनान पर कोई अटैक इस दौर में नहीं हुआ है। इसके पहले तो लगातार अटैक हो ही रहे हैं। कल सोचिए आपकी वहां पर अटैक किया गया और एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुंचाया गया। एम्बुलेंस को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले ही आप इतने सारे लोगों को मार चुके हैं, अस्पताल में इतने सारे लोग घायल भर्ती हैं और एम्बुलेंस को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि घायलों को हॉस्पिटल ना पहुंचाया जा सके। इजराइल इस लेवल पर गिरा हुआ है। कालीबाफ का जब बयान आ रहा था उसी समय ट्रंप का एक बयान आता है और ट्रंप उसमें कहता है कि ईरान के पास कोई कार्ड नहीं है और ईरान सिर्फ इसलिए, ईरान के लीडर जिंदा हैं ताकि सीज फायर हो सके। ईरान सिर्फ इतना कर सकता है कि कुछ दिनों तक जहाजों का आना जाना रोक दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ये ट्रंप कह रहे हैं। सीधी सी बात है कि लेन देन जैसा मामला चल रहा था वहां पर, इधर से भी प्रेशर बन रहा था, उधर से भी प्रेशर बन रहा था। लेकिन ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई कार्ड नहीं है और उन्हीं के देश का एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है कि ईरान के पास सारे कार्ड हैं। अमेरिका के पास दरअसल कोई कार्ड नहीं है, सिर्फ एक कार्ड है, एस्केलेशन। वो सिर्फ जंग को और बढ़ा सकता है, थोड़े सैनिक और ला दे, थोड़े बम और गिरा दे, सिर्फ ये कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
जो अमेरिका का राज दुनिया के पानी पर, दुनिया के समंदर पर चलता था, जो उसकी बड़ी बड़ी जहाजें थीं जिनसे सब डरते थे कि ये जहाजें आ गईं तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ईरान ने उनको नाकाम कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना अमेरिका के बस की बात होती तो अभी तक अमेरिका खुलवा चुका होता। आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्ट्रेमर को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से खुलवाने की कोशिश करेंगे, साथ में हम आर्मी का भी सहारा ले सकते हैं, साथ में हम मिलिट्री का भी सहारा ले सकते हैं। वो गए हुए थे यूएई, और यूएई से उनका ये बयान आता है कि 30 मुल्कों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और हम दोनों तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम डिप्लोमेसी से भी आगे बढ़ सकते हैं और आर्मी से भी आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन का मामला यह है कि बातें वो कितने भी करे, लेकिन ईरान को लेकर जैसा अमेरिका सोचता है उससे अलग ब्रिटेन का केयर स्ट्रेमर भी नहीं सोचता है। अगर वो इस जंग में शामिल नहीं हुआ तो सिर्फ इसलिए कि वो जानता था कि इस जंग में ऐसे जीत नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बेसिस का इस्तेमाल हुआ है, सब कुछ हुआ है। आरागची का बयान बाकायदा आया था जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि ब्रिटेन के बेसिस का इस्तेमाल डिफेंस के लिए नहीं, हमारे ऊपर अटैक के लिए हुआ है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि अगर इनके बस की बात होती तो आर्मी के सहारे, नेवी के सहारे कब का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्होंने खुलवा लिया होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये नहीं खुलवा सकते हैं और इसीलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में ईरान का अपना एटम बम है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। उधर इजराइल एकदम बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है। उसके समझ में यह नहीं आ रहा है कि दुनिया ने 70 सालों से जो उसको पाला है, जो उसके सारे नखरे बर्दाश्त किए हैं, जो उसको लगातार मदद की है, वो दुनिया अब बदल रही है और इजराइल दुनिया के सामने विलेन की तरह आ रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मैंने बताया था कि उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था, इजराइल को एविल कहा था और जाने क्या क्या कहा था। बहुत प्रेशर पड़ा, तब जाकर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अमेरिका से प्रेशर पड़ा होगा कि भाई बातचीत चल रही है, उस समय तुम इस तरह का ट्वीट कैसे कर सकते हो, उसके चलते उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। लेकिन दुनिया के सारे देशों पर प्रेशर नहीं पड़ सकता। साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और साउथ कोरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कोरिया करता तो कोई समस्या नहीं होती किसी को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो पहले से ईरान का दोस्त है। लेकिन साउथ कोरिया के बारे में हम जानते हैं कि वो अमेरिका का एक तरह से वेसल स्टेट है। कोरिया वार होने के बाद ही वहां पर पूरा असर अमेरिका का है, डिफेंस से लेकर सारी चीजों पर। इसीलिए जब साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं जिसमें एक वीडियो को कोट करते हैं, उस वीडियो में वेस्ट बैंक के अंदर एक व्यक्ति को छत से नीचे फेंका जा रहा है और फेंकने वाला आईडीएफ का सैनिक है, तो इजराइल के लिए इसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल काम होता है। साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह ट्वीट किया, इसकी जांच की मांग की और इसको गलत बताया। वैसे तो नंगी आंख से भी आप देखेंगे, अगर आपका दिल होगा तो इस तरह से किसी जिंदा आदमी को छत से नीचे फेंक देना अपराध नहीं, सीधे सीधे हत्या है और इसके जिम्मेदार आदमी को सीधे सीधे जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इजराइल में आईडीएफ अपनी जांच खुद कर लेता है और सबको मुक्त कर देता है, इसलिए इस मामले में भी जांच पता नहीं कब से चल रही है। यह वेस्ट बैंक का मामला है जहां अभी कई सारी बस्तियां इजराइल ने बसाई हैं। तो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे ट्वीट करके इस चीज की मजम्मत की। वेस्ट बैंक वाले मामले को लेकर, वेस्ट बैंक में जो ये बस्तियां बसा रहे हैं, तमाम मुल्कों ने इसकी मजम्मत की है। एक मुल्क का मैं नाम ले रहा हूं, स्वीडन। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बयान जारी करके इजराइल की मजम्मत की है और इजराइल की बौखलाहट आप देखिए। फ्रांस चूंकि लेबनान में हमले का लगातार विरोध कर रहा है, इसलिए लेबनान पर जो सीज फायर की बातचीत वॉशिंगटन में होनी है, इजराइल का कहना है कि फ्रांस उसमें शामिल नहीं होगा। स्पेन का देखिए, स्पेन लगातार इजराइल की मजम्मत कर रहा है, ईरान पर हमले की मुखालफत किया, अमेरिका को अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने दिया, अपने आसमान और अपनी जमीन का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। तो स्पेन को गजा का जो पीस प्रोसेस चल रहा था उससे बाहर निकाल दिया गया। तो स्पेन को बाहर निकाला, फ्रांस को बाहर निकाला लेबनान के प्रोसेस से। स्वीडन ने इनका सीधे सीधे विरोध किया। एर्दोगान जो बयान तो बहुत देता रहता है, लेकिन यह भी सब जानते हैं कि बाकू के रास्ते जो तेल आता है इजराइल में, वो टर्की से ही सप्लाई होता है और टर्की इस तरह से आप कह सकते हैं इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। लेकिन एर्दोगान का कल जो बयान आया था, फलस्तीन के
जो कैदी हैं इजराइल की जेलों में, उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए जो नया कानून बना है, उस कानून की मुखालफत करते हुए एर्दोगान ने कहा कि यह कानून हिटलर के कानूनों के बराबर है। और सुन लीजिए आप, अरब स्टेट्स के अंदर अब एक भयानक कंफ्यूजन का मामला है। ये जो पूरा सीज फायर का प्रोसेस चल रहा है, इसमें अरब स्टेट्स को कहीं से शामिल नहीं किया गया है और उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। उनकी जमीन पर आपने दुनिया भर का अमेरिकन बेस बनाया और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जमीन पर अमेरिकन बेसेस थे, ईरान ने उनके ऊपर हमला किया। एक सऊदी ऑफिशियल का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हमारे ऑयल रिसोर्सेस पर हमला हो रहा था, हमने अमेरिका से कहा कि हमें और ज्यादा डिफेंस दीजिए, बचाइए। अमेरिका ने अनसुना कर दिया। और अब जब हम ईरान के साथ रिश्ते नॉर्मल करना चाहते हैं ताकि हमारा बिजनेस और हमारा देश कायदे से चल सके, तो उसमें इजराइल डिस्टर्ब कर रहा है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो अलग अलग अरब मुल्क हैं, उनके समझ में आ रहा है कि सिर्फ इजराइल की वजह से उस इलाके में लगातार जंग जैसा माहौल बना हुआ है। लेबनान का जहां तक मामला है, 60 मुल्कों ने लेबनान पर जो हमला हुआ, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि किसी हिजबुल्लाह पर वो अटैक नहीं हुआ था, वो लेबनान के आम नागरिकों, औरतों, बच्चों और मर्दों पर अटैक हुआ था। दिन के वक्त अटैक हुआ था, जिस समय भीड़ होती है उस समय अटैक हुआ था और सैकड़ों लोग मारे गए। उसकी जबरदस्त मजम्मत की है। दर्द बस इतना है कि उन 60 मुल्कों में हमारा भारत नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है मैं नहीं जानता। भारत सरकार का जो बयान आया है उसमें ना दांत है ना नाखून है, सिर्फ लेबनान में रह रहे हिंदुस्तानियों की बात है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मजम्मत है। कहीं यह नहीं कहा गया है कि इजराइल ने जिस तरह से हमला किया है वो पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार वैसे भी इस पूरे प्रोसेस से अलग है। ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसमें भारत कहीं नहीं है। पाकिस्तान आने से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने दुनिया भर के मुल्कों से फोन पर बात की, लेकिन हिंदुस्तान से बात करने की जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में पहले तो आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए और उसके बाद आपका बस इतना रहा कि तेल आ जाए, गैस आ जाए। इससे ज्यादा आपने कभी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, गलत को गलत कहने की कोशिश नहीं की, सही को सही कहने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस से भारत अलग है। पिछली बार जो बातचीत चल रही थी और इस बार जो बातचीत चल रही है, इन दोनों प्रोसेस में अगर आपको फर्क देखना है, अगर अंतर देखना है, तो वो बहुत साफ नजर आता है। चाहे वो दोहा की बातचीत हो, चाहे जिनेवा की बातचीत हो, अरागची अकेले गए थे और अरागची के साथ जो लोग गए थे वो कुछ एक्सपर्ट्स थे, खासतौर पे एटॉमिक के, न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स थे, ताकि वहां पे बता सकें एनरिचमेंट के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में। अभी तक IRGC इससे बाहर रही है। छोटे प्रतिनिधिमंडल जाते थे और बात होती थी, लेकिन 14 लोग बताया जा रहा है, 14 खास लोग आए हैं इस बार जो ईरान से बातचीत होनी है उसमें। इसके अलावा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया है, 80-82 लोग आए हैं, लेकिन 14 खास लोग आए हैं। जिस जहाज से ये लोग आए उस जहाज के अंदर का वीडियो जारी किया गया और आप देखेंगे उनकी सीट्स पर, जहाज की जो बाकी सीट्स थी उन पर मिनाब की बच्चियों के स्कूल बैग्स और उनके जूते रखे हुए थे। यह सिर्फ इमोशनल मामला नहीं है। ईरान बहुत साफ कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी बच्चियों को मारा गया है, हमारे नागरिकों को मारा गया है, हमारे शहरियों को मारा गया है। और जब हम यहां बातचीत करने आए हैं तो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं और इसीलिए हम झुकेंगे नहीं और कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो ईरान के आम शहरियों के हितों के खिलाफ हो। ये एक आप कह सकते हैं सिंबॉलिक तरीका है बताने का। अब जो लोग आए हैं उनको आप देखिए। ये जो बातचीत में लोग आए हैं उसमें मोहम्मद बाघेर कालीबाफ शामिल हैं। कहने के लिए वो ईरान की संसद के प्रेसिडेंट हैं, इसके पहले तेहरान के वो मेयर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो वो IRGC के मेंबर रहे हैं, ब्रिगेडियर रहे हैं। और जो 8 साल की जंग चली है ईरान और इराक के बीच में, उस जंग में वो शामिल रहे हैं, उस जंग के वो हिस्सा रहे हैं, उसमें जो करबला डिवीजन थी उसके हिस्सा रहे हैं और फ्रंट पर जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। यानी कालीबाफ सीधे सीधे IRGC को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी जो लोग आए हैं वो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं।
कोई न्यूक्लियर का एक्सपर्ट है, कोई मिसाइल्स का एक्सपर्ट है, और इस तरह से जो पूरी टीम बनी हुई है वो तुर्की ब तुर्की, तुक्का ब तुक्का, बिल्कुल सीधे सीधे बात करेगी हर मामले पे। और ईरान इस बात पर बजिद है कि जो 10 पॉइंट्स हमने दिए हैं उन्हीं 10 पॉइंट्स पर बातचीत होगी। अब यह बातचीत होगी कैसे? पहले यह कहा जा रहा था कि शायद सीधी बातचीत हो, लेकिन बातचीत वैसे ही होगी जैसे जिनेवा के अंदर बातचीत हुई या फिर जैसे दोहा के अंदर बातचीत हो रही थी। यानी पाकिस्तान का कोई एक व्यक्ति, कोई एक सीनियर लीडर वहां पर होगा। ईरान जो कहेगा वो बात अमेरिका के पास पहुंचाएगा, अमेरिका जो कहेगा वो बात ईरान के पास पहुंचेगी। एक और चीज यहां पर गौर करने वाली है, इस बार बातचीत करने के लिए जेडी वांस आए हैं। पहले यह शोर हुआ, ट्रंप ने खुद ही कहा था कि जेडी वांस नहीं जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, और शायद उसी को बहाना बनाकर हमारे तमाम चैनल कल रात को कहना शुरू कर रहे थे कि जेडी वांस वापस लौट जाएंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा था कि जेडी वांस को कोई खतरा नहीं है, किसी सिक्योरिटी का मामला नहीं है, और यह भी शाम तक आ गया था कि जेडी वांस का जहाज अमेरिका से चल चुका है, उसके लौटने का कोई मतलब ही नहीं है। जेडी वांस 100% पाकिस्तान में आ रहे हैं, बहुत क्लियर है, क्योंकि ईरान की शर्त थी कि कुशनर और विटकाफ से केवल बातचीत नहीं होगी, जेडी वांस को आना होगा। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जेडी वांस के बारे में कहा जा रहा है कि वो शुरू से जंग के खिलाफ थे। यह भी कहा गया कि इजराइल को उन्होंने जब फोन किया था नेतन्याहू को, तो बहुत ज्यादा तनातनी उस पर हुई थी, काफी गुस्से में थे कि एक ऐसी जंग में तुमने हमें फंसा दिया जिसका कोई मतलब नहीं था, इस जंग में हमें जाना ही नहीं था। तो जेडी वांस को वो जो भी बयान दे रहे हैं, जितने भी कड़े बयान दे रहे हैं, देखिए जब आप उपराष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपति से अलग बयान नहीं दे सकते, तो वो बयानात जो भी दे रहे हैं, लेकिन जेडी वांस के बारे में माना जाता है कि जेडी वांस इस जंग के खिलाफ है, और इसीलिए जेडी वांस के नाम पर प्रेशर दिया ईरान ने, और अब जेडी वांस आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 1001 सवाल आसमान में तैर रहे हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को अमेरिका मानेगा? पहले आया कि युआन में पैसा वसूलेगा, फिर आया कि क्रिप्टो में वसूलेगा, और अब यह आया है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी करेंसी यानी कि रियाल में, जो ईरानी रियाल है, उसमें वो वसूलेगा टॉल। और यह ठीक भी होना चाहिए, मतलब सारी लड़ाई आप लड़ें, सब कुछ करें, फायदा युआन का क्यों हो? जैसे सऊदी अरबिया और बाकी सब अरब कंट्री सब कुछ खुद कर रहे थे, लेकिन फायदा पेट्रो डॉलर की वजह से डॉलर वाले का अमेरिका का हो रहा था। आप चाइना का कराइए, इसका कोई मतलब नहीं है, आप अपनी करेंसी में लीजिए, चाइना को जो अलग से फैसिलिटीज देनी है वो देते रहिए। तो क्या ईरान को रियाल में वहां से टॉल वसूलने का हक अमेरिका देगा? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह कि इजराइल जिस तरह से बौखलाया हुआ है, जिस तरह से नाराज है इस बात पर कि हमको शामिल किए बिना यह सीज फायर किया गया, और उस नाराजगी के चलते लेबनान पर वहशियाना हमला किया, क्या उस तरह के हमले रुक पाएंगे? क्योंकि अभी तक इजराइल का यह कहना है कि लेबनान से हम सीज फायर की बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे, और अगर हिजबुल्लाह पे हमले होंगे तो आज नहीं कल ईरान को शामिल होना होगा। जिस दिन हिजबुल्लाह पर यह बड़ा हमला हुआ, हिजबुल्लाह पे नहीं, फिर मैं कहूंगा बेरूत पर यह बड़ा हमला हुआ, उस दिन ईरान हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर ने फोन किया और समझाया कि आज रात रुक जाइए, यह सीज फायर भी हम करवाएंगे, लेबनान उस शर्त में शामिल है, और सीज फायर का पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब मत कीजिए, आज हमला मत कीजिए। ये सब होने के बाद ईरान रुका था, लेकिन अगर ये हमले दोबारा तिबारा होंगे तो ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, फ्रोजन एसेट्स का मामला। मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के स्पेशल एनवॉय गए हुए हैं ईरान, और अब यह खबर आ रही है कि साउथ कोरिया ने तकरीबन $7 बिलियन का ईरानी एसेट जो फ्रीज किया हुआ है, जो कतर के बैंक में है, साउथ कोरिया उसको डी फ्रीज करने की बात कर रहा है। यानी ईरानी जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उनको डी फ्रीज करने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। अगर ये तीन चीजें हो जाती हैं तो बाकी सैंक्शन हटाना, ये सब तो हो ही जाएगा। सवाल यह है कि ये सीज फायर की जो बातचीत हो रही है ये वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, कितना झुकने को ईरान तैयार होगा, कितना झुकने को अमेरिका तैयार होगा, किस हद तक नेतन्याहू ब्लैकमेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर ही डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आएगी या नहीं आएगी। इसलिए आज का दिन और आज की बातचीत बेहद इंपॉर्टेंट है। आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बातचीत के रिजल्ट जैसे ही बाहर आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपको अपडेट करें और लगातार
ये दुआ करते रहेंगे कि सीज फायर हो, लेबनान में भी हो और ईरान में भी हो, ताकि दुनिया को शांति मिल सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है गजा का क्या। गजा के बारे में हम जानते हैं कि जो इमदाद आ रही थी वो कम हो चुकी है। जिस वक्त ईरान के लोग, ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में पहुंचा है, उसी समय गजा में एक बड़ा हमला हुआ है। गजा में जितने पैसों का वादा किया गया था रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने का, वो पैसे अभी तक आए नहीं हैं। गजा के ऊपर लगातार हमले जारी हैं और इस पूरे प्रोसेस में यह तो कहा गया कि हमारे सभी एलाइज के साथ लड़ाई बंद किया जाए, तो जाहिर है हमास की बात की गई, लेकिन गजा के साथ क्या होना है, गजा को कैसे बनना है, पैलेस्टाइन का क्या मामला है, इस पर अलग से कोई बातचीत इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिख रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि गजा का क्या। शाम के वीडियो में मैं गजा पर डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि गजा पर लगातार बातचीत बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।